नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस क्लासेस में। हम एक बार फिर प्रस्तुत हैं अपने साप्ताहिक सर्वेक्षण के साथ, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर दृष्टिपात करता है, उन सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं पर जिनका प्रभाव आने वाले दिनों में हमारे अपने राष्ट्र हित पर पड़ने वाला है और जो प्रभावित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आने वाले सप्ताहों महीनों में। खास तौर से इस सर्वेक्षण को तैयार किया जाता है प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्याशियों के लिए, जो उसको लाभदायक पाएंगे। हम पहले नजर डालते हैं अमेरिकी महाद्वीप पर। उत्तरी महाद्वीप में इस बार कुछ देखने लायक घटनाएं घटी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान को फिर तेज़ गति प्रदान करने की कोशिश की और उनको संयोग से ये मौका मिला कि 4 जुलाई को जब अमेरिका का स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था, उन्होंने घोषणा की कि वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे, अर्थात अपने मतदाताओं को संबोधित करेंगे माउंट रशमोर की तलहटी से। माउंट रशमोर वह चट्टान है, वह पहाड़ी है जिस पर 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के चेहरे खुदे हुए हैं, जिनमें से आज कुछ विवादास्पद भी हैं। मगर इससे भी बड़ी बात ये थी कि ये उस स्थान में है जहां मूल आदिवासी निवासी अमेरिका के इंडियन लोग रहते थे और उनके मुखियाओं ने कहा था कि ट्रंप का स्वागत यहां नहीं होगा, वो उनके यहां आने का विरोध करेंगे। और ये एक भव्य पृष्ठभूमि थी जिसके तलहटी में एक बड़ा सभागार था और ट्रंप ने वहां जाकर आतिशबाजियां भी छोड़ाई, पटाखे भी फोड़े और जो उनका विमान है जो एयरफोर्स 1 कहलाता है, उसने कुछ नुमाइशी उड़ानें भरी माउंट रशमोर की। उससे उतरने के बाद वो मेरीन 1 नाम के हेलीकॉप्टर पर सवार हुए और कुछ लोगों का कहना है हेलीकॉप्टर वो इसलिए भी सवार हुए कि हवाई अड्डे से माउंट रशमोर की तलहटी में बने सभागार तक का जो रास्ता था, उसमें प्रदर्शनकारी जो ब्लैक लाइव मैटर का जिक्र कर रहे हैं, वो उनका रास्ता टोक कर रंग में भंग डालने को खड़े थे। जब वो वहां पहुंचे तो यह छोटा सभागार 7-8 हज़ार दर्शकों, श्रोताओं, समर्थकों से भरा हुआ था। हमको भारत में ये संख्या छोटी लग सकती है, मगर अमेरिका के लिए ये संख्या काफ़ी बड़ी थी और कम से कम इसके पहले वाली जो सभा उनकी टाएं फिस हुई थी, उसको देखते हुए ये खचाखच भरा हॉल उनको बड़ा पसंद करने वाले लगा होगा। उनका चेहरा चमक रहा था, उन्होंने अपनी पसंदीदा लाल टाई पहन रखी थी, उनकी सूट चुस्त दुरुस्त थी। उनकी पुत्री इवांका ने भले ही ट्विटर में यह संदेश अपने समर्थकों को भेजा था, जो अपने पिता की सलाहकार भी हैं, कि आप लोग सुरक्षा साधनों का प्रयोग करें, मास्क पहने। मगर इस सभागार में जितने लोग उपस्थित थे उनमें से इक्का दुक्का को छोड़कर किसी ने ऐसा नहीं कर रखा था और ट्रंप जाहिर है इससे बड़े खुश रहे होंगे। अब ट्रंप ने इस सभागार में जो भाषण दिया, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो सब कुछ अपना दांव पर लगा चुके हैं। अब तक जो उनकी लोकप्रियता का आंकड़ा है वो निरंतर गिर रहा है। लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि अपनी कमकली में, अपनी नासमझी में उन्होंने कोरोना वायरस की जो लड़ाई लड़नी थी उसमें प्रशासन की तरफ से सही नीतियों का पालन नहीं किया है, डॉक्टरी सलाह को नहीं माना है और ये कहा है कि ये तो एक छोटी सी दिक्कत है जो जल्दी ही दूर हो जाएगी। खुद वो मास्क नहीं पहनते हैं। उन्होंने यहाँ ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो आंदोलन चल रहा था, जिसमें अश्वेतों का आंदोलन था, जिसमें निर्धन लोग भी थे, जिनको लगता था कि अमेरिका में खाई बड़ी बुरी है, अमीरों और गरीबों के बीच में, श्वेतों के बीच में और अश्वेतों के बीच में, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं वो उग्र वामपंथी सांस्कृतिक क्रांतिकारी हैं, अमेरिका की क्रांति की नींव खोखली कर रहे हैं, अमेरिका के संविधान में भीतरघात कर रहे हैं और जो उनके राष्ट्रपति हो रहते वो नहीं होने देंगे। तो अब तक उन्होंने जो अपना समर्थन है, जो श्वेत हैं, अपने को सर्वोच्च समझते हैं, या जो वो ईसाई हैं जो धर्म प्रचार करते रहते हैं कट्टरपंथी का, उनके साथ रखा है। उन्होंने इस बार यहाँ भी कहा कि संविधान में जो दूसरा संशोधन अमेरिका का है, जो अधिकार देता है अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने का, वो उनके रहते उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, किसी को करने देंगे, क्योंकि उन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है। अब कुल मिलाकर जो शस्त्र रखने का अधिकार है, इसका दुरुपयोग जो श्वेत सर्वोच्चता अपनी प्रमाणित करने वाले नस्लवादी रंगभेदी लोग हैं वही करते रहे हैं। और जो ब्लैक लाइव मैटर्स वाला आंदोलन है, आज तक ये भेद बुरी तरह खुल चुका है कि उसके पीछे वो कौन सी मानसिकता काम कर रही है जो रंगभेदी नस्लवादी है, जो तमाम समानता के दिखावे के बावजूद श्वेतों और अश्वेतों, अमीरों और गरीबों के बीच का भेदभाव बरकरार रखती है। तो जब ट्रंप ये बात करते हैं तो वो अपने चुनाव अभियान के लिए दो फाड़ बांट रहे हैं। वो सोचते ही हैं कि बिडेन के सारे समर्थकों को बदनाम करें, क्रांतिकारी, उग्रपंथी, अमेरिकी गद्दारों के नाम से, और
अपने पक्ष में उन लोगों का वोट हासिल करने की कोशिश करें जिन्होंने बिना सोचे समझे पिछली बार भी शायद उनको अप्रत्याशित जीत दिलाई थी। तो ये बात जहाँ तक है, उन्होंने ये भी घोषणा की अपने इस भाषण में कि वो एक राष्ट्रीय उद्यान बनाएंगे जहाँ उन सब जननायकों की, अमेरिकी नायकों की मूर्तियाँ स्थापित करेंगे। बहुत ब्यौरे उन्होंने नहीं दिए, मगर उनका कहना यह था कि किसी मूर्ति को वो गिरने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे, उपद्रवियों को दंडित देंगे। अब मूर्तियों की रक्षा करना थोड़ा आसान काम है, मगर जो जिंदा लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर कभी आप आंसू गैस बरसाएं, कभी आप मिर्च का छिड़काव करें, कभी आप उनके ऊपर गोलियां चलाएं। और यहाँ भी जाते वक्त ये हुआ कि उनको नेशनल गार्ड बुलाकर उन आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को उस रास्ते से हटाना पड़ा जो रशमोर माउंटेन से वहाँ तक उनके सभागार तक जाता था। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने इस चुनाव अभियान को इतना जुझारू रूप सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो अपनी अन्य असफलताओं से लोगों का ध्यान बटा सकें, वो कोरोना वायरस से लड़ाई हो या चीन के साथ तमाम गाली गलौज के बावजूद अपने आर्थिक नातों को पूरी तरह तोड़ने में असमर्थता हो। उत्तरी अमेरिका में ही नहीं, दक्षिणी अमेरिका में भी, जिसे उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना आंगन और पिछवाड़ा मानता है और मनरो डॉक्ट्रिन का प्रतिपादन करता है कि वहाँ किसी और दूसरी शक्ति को पैर नहीं रखने दिया जाएगा, वहाँ भी स्थिति निरंतर बिगड़ रही है। उत्तरी अमेरिका में जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनका आंकड़ा 2.25 लाख उसमें मर चुके हैं और लगभग 20 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जो अमेरिका की आबादी को देखते हुए, वहाँ की आबादी के घनत्व को देखते हुए बेहद खतरनाक है। ऐसा ही कुछ दक्षिण अमेरिका में हो रहा है, जहाँ ब्राज़ील बिल्कुल अमेरिका के पच्चीनों पर चलता नजर आ रहा है और वहाँ भी एक तानाशाही सरकार थी जिसने पहले इसको नज़ला जुकाम कहकर खारिज करने की कोशिश की थी। वहाँ भी अब 60-70 हज़ार आदमी मर गए हैं और वहाँ भी अब लगभग 10 लाख आदमी संक्रमित होने की कगार पर खड़े हैं। अब चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे वो चिली हो, चाहे वो पेरू बोलीविया हो, ये और या मध्य अमेरिका का मैक्सिको हो, जहाँ ये तेल उत्पादक देश हैं, और वेनेजुएला भी। वेनेजुएला के साथ तो अमेरिका का एक युद्ध चल ही रहा है, मगर सोचने लायक बात यह है कि जब आने वाले दिनों में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो इन देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद क्या रिश्ता इन देशों का अमेरिका के साथ बना रह सकेगा। वैसे ही जब उन्हें लग रहा है कि संकट की घड़ी में अमेरिका उनकी मदद करने में लगभग असमर्थ रहा है। सबसे विकट समस्या वेनेजुएला की है। वेनेजुएला के खिलाफ सब कुछ ट्रंप आजमा चुके हैं। उनके प्रशासन ने जो समर्थन दिया है वहाँ की राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष को, वो अब तक अपना जनाधार बनाने में असमर्थ रहे हैं। और उसके बाद जो वहाँ तख्तापलट की कोशिश की गई थी पुराने खुफिया एजेंसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, एजेंटों के द्वारा, वह भी असफल रही है। अब उन्होंने जो नाकाबंदी, घेराबंदी की है वेनेजुएला की, जो संसार का सबसे बड़ा तेल भंडार पर बैठा उसका स्वामी है, वहाँ लोगों को राजधानी में तेल खरीदने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। विदेशी मुद्रा लगभग दुर्लभ हो गई है, जिससे वो खाने का या औषधियों का, प्राण रक्षक औषधियों का आयात नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने तेल को जब बेचते हैं ईरान से, और या ईरान से तेल वापस पाते हैं चीन से, तो राष्ट्रपति ट्रंप ये धमकी देते हैं कि वो उन अंतर्राष्ट्रीय जलराशि पर भी यदि किसी टैंकर को उन्होंने पा लिया तो किसी को तस्करी के आरोप पर, किसी को मादक द्रव्यों के आवाजाही के आधार पर वो गिरफ्तार कर लेंगे और उन जो कैप्टन हैं इन जहाज़ों के, टैंकर्स, उनका करियर नष्ट कर देंगे और उनको इंश्योरेंस किसी को नहीं करने देंगे। और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हर व्यक्ति, विद्यार्थी ये बात जानता है कि इस तरह की घेराबंदी जो होती है, जो ब्लॉकेड होता है, उसको युद्ध का पर्याय माना जाता है। तो क्या ये बात कर पाएंगे ट्रंप इस स्थिति में जब उनका ध्यान बटा हुआ है अपने चुनाव अभियान में, कोरोना वायरस से जूझने में और तरह के आंतरिक कलह से? तो ये समस्या हमको आने वाले दिनों में देखने को निरंतर मिलेगी। जहाँ तक उत्तरी अमेरिका के छोर का प्रश्न है, वहाँ कनाडा के साथ भी दो रोचक घटनाएं हमको पिछले सप्ताह देखने, पढ़ने, सुनने को मिली कि एक आदमी प्रधानमंत्री ट्रूडो के सरकारी भवन में दरवाजे को तोड़ता सा भीतर घुस आया और 13-14 मिनट तक वहाँ हथियारबंद आदमी घूमता रहा, जिसके पहले कि उसे हिरासत में लिया जा सका और निशस्त्र किया जा सका। तो कहीं ना कहीं कोई कोताही जो उदारपंथी कनाडा की है वो फिर एक बार जग जाहिर हुई। और फिर कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि कई वर्षों से जो
पाइपलाइन अटकी थी उसको सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वो बनाने में अब कामयाब होंगे। तो लोगों ने, उनके विपक्षियों ने कहा जब तक आप विपक्ष में थे आपने इस पाइपलाइन का विरोध किया था जो मूल निवासियों के संरक्षित क्षेत्र से होकर जाती है। तो आज उन्होंने कहा कि कोरोना की चपेट में कनाडा जो है तो वहाँ के आर्थिक जीवन को पुनः गतिशील बनाने के लिए जो कनाडा का सबसे बड़ा संसाधन है तेल और गैस, उसका निर्यात ज़रूरी है और उन्हें अपनी नीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। मज़ेदार बात यह है कि कई सौ किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन खुलती है मध्य कनाडा से शुरू होकर अल्बर्टा से वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रदेश में, जहाँ के बंदरगाहों से यह प्रशांत तट की ओर जाती है। अब सोचने की बात यह है कि प्रशांत में कौन उनका खरीदार है। वो जापान हो सकता है, वो दक्षिणी कोरिया हो सकता है, जाहिर है संलग्न अलास्का से रूस तो है नहीं, उसके पास अपनी अपार गैस और तेल के भंडार हैं, और फिर बचा रहता है आकर्षक चीन। तो क्या चीन की तरफ भी एक निगाह कनाडा की आज है या भविष्य के लिए वो तैयारी कर रहा है? एक पक्ष ये है। ट्रूडो ने अपने देशवासियों को ये भी बतलाया कि अब तक जो कनाडा का तेल और गैस था उसका 99% हिस्सा जो था वो अमेरिका को जाता था और वो रियायती दामों पर जाता था। तो जाहिर है कि इससे बेहतर कीमत मिलने की आशा वो दुनिया के और ग्राहकों से कर रहे हैं। मगर क्या अमेरिका कनाडा को इस बात की इजाज़त देगा कि वो सस्ते रियायती तेल गैस को उनसे हटाकर किसी और ग्राहक को बेचे? भले अमेरिका अपनी ज़रूरतों, ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कनाडा पर निर्भर नहीं, पर वो चाहता ही है कि कनाडा के इन संसाधनों पर उसका प्रभुत्व रहे। तो आने वाले दिनों में कुछ तनातनी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भी कम से कम चुनाव संपन्न होने के बाद हमें देखने को मिल सकती है। पिछले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कई अधूरे काम पूरे कर डाले। उनमें एक काम था जो संवैधानिक संशोधन उन्होंने प्रस्तावित किए थे उन पर जनता के समर्थन की मोहर लगाना। अब सोचने लायक बात यह है कि ये जो संवैधानिक संशोधन थे वो पुतिन को राष्ट्रपति बनने का अधिकार दे रहे हैं लगभग उनके पूरे जीवन काल में। वर्तमान कार्यकाल पूरा होने के बाद वो 2 कार्यकाल और राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं और भले ही संसद के कुछ अधिकार बढ़ाए गए हैं मगर कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं कर सकता है। यदि 3 बार वो उस प्रस्ताव को ठुकरा दे संसद के तो संसद को उसे मानना ही पड़ेगा। तो एक तरह से दिखाने के लिए संसद शक्तिमान बनी है मगर राष्ट्रपति की सत्ता में कोई कटौती कहीं किसी तरह की नहीं हुई है। उनको जनता की मोहर की जरूरत नहीं थी। संसद के दोनों सदन इसको पारित कर चुके थे। जो संसदीय संवैधानिक मामलों की अदालत है वो इस पर अपनी मोहर लगा चुकी थी। इसको कानून बनाने की डिक्री पर हस्ताक्षर पुतिन कर चुके थे। एक प्रदेश को छोड़कर सबने ही इसका समर्थन भारी बहुमत से किया था। तो वो दिखाना चाहते हैं कि उनके अलावा इस संकट की घड़ी में कोविड महामारी की चपेट में आई अर्थव्यवस्था के कोई उनके अलावा केवलहार रूस का हो ही नहीं सकता है। एक पक्ष ये था। मगर जो बात उल्लेखनीय है कि इसी संवैधानिक संशोधन के पारित होने के साथ जो घोषणाएं पुतिन ने की वो कुछ विचारोत्तेजक हैं। उनमें पहली तो ये थी कि रूस के बुनियादी सिद्धांतों में, मान्यताओं में ईश्वर में आस्था एक है। अब यदि कोई व्यक्ति अनीश्वरवादी है और या ईश्वरद्रोही है तो अभी उसको प्रताड़ित किया जा सकता है। जिस तरह के ईश्वरद्रोही कानून कुछ इस्लामी देशों में है, ब्लेस्फेमी वाले कुछ, आप वो कह सकते हैं कि आप ईश्वर को अगर नहीं मानते तो आप रूस की मूल सांस्कृतिक मान्यताओं को नहीं मानते, रूस के उन मूल्यों को नहीं मानते जिस पर ये राष्ट्र आधारित है, तो आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है, उन्होंने कहा कि जितने समलैंगिक हैं उनके कोई अधिकार रूस में नहीं होंगे क्योंकि जो रूस के पारिवारिक मूल्य हैं, पारिवारिक परंपराएं हैं, उनमें इन लोगों का कोई स्थान किन्नरों का, उभयलिंगियों का, समलैंगिकों का या और भी किसी प्रकार के लिंग भेदी न्याय चाहने वालों का नहीं है। अब ये जो प्रवृत्ति है ये सारी उस मानवाधिकारों की स्थापना के विरुद्ध जा रही है जो सारे संसार में आजकल लोकप्रिय हो रहे हैं। ट्रंप के प्रतिक्रियावादी अमेरिका में भी जो तथाकथित प्रतिक्रियावादी जज समझे जाते थे उन्होंने इनके पक्ष में एक फैसला दिया है। तो यहाँ भी रूस कहीं न कहीं मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली अपनी पुरानी राह पर ही चलता नजर आ रहा है। मगर जो तीसरा पक्ष था इस घोषणा का वो शायद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों के लिए सबसे रोचक है। वो ये था, उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी टकराव होगा रूस का आंतरिक घरेलू कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक परंपराओं पर तरजीह पाएगा। अर्थात इस समय जो संसार की 3 बड़ी शक्तियां हैं, चाहे वो अमेरिका हो जहां ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकी सैनिकों पर युद्ध अपराध का कोई आरोप नहीं लग सकता है, उनके ऊपर मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुकदमा कहीं नहीं चलाया जा सकता है, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मान्यता नहीं देते हैं, वो एक तरह से
अभयदान उनको दिया गया है। ऐसे ही चीन अपनी सुविधा से जब चाहता है तो कभी तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की मान्यताओं को अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए दे देता है, और फिर कभी तर्क ये देता है कि नहीं, हम तो इस कानून के निर्माण में हमारी कोई भूमिका ही नहीं थी, हम इसमें कैसे अपनी सहमति दे सकते हैं। और वो जब चाहे तब अपनी संधियों का, अपने करारों का उल्लंघन कर सकता है, वो सीमा के साथ जुड़े हुए हों या वो उस समझौते का करार हो जो उसने हांगकांग के हस्तांतरण के वक्त ब्रिटेन के साथ किया था। तो ये तीन शक्तियां जो दुनिया की बड़ी शक्तियां, कभी एकमात्र महाशक्ति कहिए, एक कभी उसकी बराबरी वाली महाशक्ति कहिए, एक उदीयमान महाशक्ति कीजिए, इन तीनों ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि उनकी कोई आस्था अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनयिक परंपराओं के पालन में नहीं है। इसका कभी भी पालन पुतिन के रूस ने पहले भी नहीं किया था। पुतिन ने जब हस्तक्षेप किया यूक्रेन में, जॉर्जिया में, अपने कब्जे में ले लिया क्रीमिया को, या अपने शत्रुओं को मरवाया दूसरे देशों की सरहद पार जाकर अपने खुफिया एजेंसी के एजेंटों से, तो कहीं ना कहीं इस बात से कुछ संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में पुतिन के रूस का क्या आचरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में होगा। उन्होंने शायद यह संकेत भी दे दिया है कि उनकी कोई इच्छा उस तरह की बराबरी फिलहाल करने की, होड़ लेने की नहीं है अमेरिका के साथ या चीन के साथ। चीन के साथ उनके आर्थिक रिश्तों की नज़ाकत है। चीन उनका सबसे बड़ा ग्राहक तेल गैस का साइबेरिया का है। चीन की सरहद जुड़ती है कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, और ये सारे वो संवेदनशील जगह हैं जो कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे और मध्य एशियाई गणराज्य, जहाँ से होकर चीन का वह रेशम राजमार्ग जा रहा है जिस पर चीन की सारी महत्वाकांक्षा, राजनयिक रणनीति जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस संकुचित राजनयिक भूमिका के साथ साथ पुतिन अपना मुंह मोड़ रहे हैं एशिया से और प्रशांत क्षेत्र से और जा रहे हैं पश्चिम की ओर। वो मध्य एशिया के कुछ सामरिक संवेदनशील स्तरों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, चाहे वो सीरिया हो या वो हिस्सेदारी ले रहे हैं लीबिया में, जहां उन्होंने घोषणा की पिछले हफ्ते कि वो लीबिया में एक राजदूत नियुक्त कर रहे हैं, जो भले ही वहाँ गृहयुद्ध जैसी स्थिति में लीबिया में नहीं रह सकते हैं। बेंगाजी में भले ही जहाँ बागी फौजों की राजधानी है, वो ट्यूनीसिया में रहेंगे, मगर उनका कार्यभार क्षेत्र जो पूरा लीबिया रहेगा। और लीबिया में हफ्तार की सेनाओं का समर्थन कर रही हैं मिस्र वाले और पुतिन का रूस। पुतिन बड़े कौशल से अफ्रीका में और कहीं भी या तो भाड़े के सैनिक भेजते हैं या उनको कुछ बिना चिन्ह वाले रूसी विमान भेजते हैं, कुछ हथियार आदि देते हैं, मगर वो कोई भी ऐसी प्रतिस्पर्धा किसी और देश के साथ नहीं करते हैं जहां रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़े, मगर वो अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। और मुझे लगता है कि उनके ये जुझारू तेवर हमको अफ्रीका में और मध्य पूर्व में आने वाले दिनों में देखने को मिलते रहेंगे। और उनके विरुद्ध जो निषेध और प्रतिबंध अमेरिका ने या यूरोपीय समुदाय ने लगाए हैं, वो लगभग निरर्थक प्रमाणित हो रहे हैं। अब बारी आती है चीन की। यदि हम चीन पर नज़र डालें तो पिछले हफ्ते वहाँ भी शी जिनपिंग ने कुछ अपने अधूरे काम पूरे कर डाले। उन अधूरे कामों में जो उन्होंने बड़े समय से पूरा करना बाकी छोड़ा था, हांगकांग को अपने कब्जे में पूरी तरह करना था। हांगकांग में एक जनतांत्रिक अधिकारों के लिए, एक राज्य दो व्यवस्थाओं प्रणालियों के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन कई वर्षों से चल रहा था। अब ऐसा लगता है कि उस पर पटाक्षेप हो चुका है। चीन ने दुनिया भर के विरोध को नज़रअंदाज करते हुए एक सख्त सुरक्षा कानून वहाँ लागू कर दिया है, जिसके तहत किसी भी आंदोलनकारी को यदि चीन चाहे तो उस कड़े आतंकवादी, देश विरोधी, देशद्रोह के कानूनों पर का अभियोग उस पर लगाकर उसको मुकदमे के लिए चीन की मुख्य भूमि पर ले जा सकती है, जिससे वो सब डरते थे। वो चीनी सेनाओं को वहाँ रख सकती है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए। जो वहाँ की मीडिया हैं उन पर सख्त अंकुश लगाया गया है और किसी को ये आज भरोसा नहीं है कि वहाँ की न्यायपालिका हो या वहाँ की निर्वाचित संसद अब चीन के इस इरादे का विरोध करने की स्थिति में है। कई लोगों ने प्रयास किया था कि अमेरिका ने तो खैर उसकी भर्त्सना की थी, उसको एक दुष्ट राज्य तक घोषित कर दिया था, उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध पहले से लगे हुए थे, वाणिज्य युद्ध जारी था, मगर इस सब का कोई असर चीन पर हो नहीं रहा था। और ब्रिटेन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया था यह कहकर कि वह चीन में रहने वाले जो दोहरी नागरिकता के अधिकारी हैं, ब्रिटेन का पासपोर्ट धारण करने वाले, उन सबको अपने यहाँ पनाह देगा और भविष्य में उनकी नागरिकता का मार्ग सुगम करेगा। मगर चीन ने तत्काल ये कह दिया कि वह उनके नागरिकों को भड़काने की कोशिश
न करे। यदि वह अपने नागरिकों को अपने देश से बाहर नहीं जाने देगा तो कैसे ब्रिटेन उनको अपने देश की नागरिकता देगा या अपने यहाँ शरण देगा। यही बात लागू होती है ऑस्ट्रेलिया पर, जिसने कहा था कि वो भी एक शरण्य बनेगा चीन से प्रताड़ित हुए लोगों की, और यही बात ताइवान ने कही थी। और चीन ने बड़ा कट्टर इनका जवाब देते हुए कहा था कि यदि इन देशों ने ऐसा करने की कोशिश की तो इनको चीन की सी कड़ी कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब एक बड़े मज़ेदार बात यह है कि चीन के साथ इस घड़ी जो देश खड़ा है वो सारी दुनिया के विरोध के बावजूद वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि वह इस गाढ़े वक्त में चीन के साथ है, क्योंकि चीन हर गाढ़े वक्त में उसके साथ रहा है। ये बात सही भी है, 6-7 दशकों से ये बात चली आ रही है। वो एक चीन का समर्थन करता है। एक चीन अर्थात ताइवान का भी एकीकरण जनवादी चीन में हो जाएगा, सिंकियांग का भी पूरी तरह हो जाएगा, तिब्बत भी एक स्वाधीन स्वशासित प्रदेश नहीं रहेगा, और हांगकांग में तो दो व्यवस्था प्रणालियां लगभग समाप्ति हो चुकी हैं। तो यदि आप ये देखें तो चीन की जो ये महत्वाकांक्षा थी वो सदियों पुराने अपने उस एकता को, अखंडता को ग्रहण कर ले, वो मंसूबा पूरा होता नजर आ रहा है। और कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है जो चीन का प्रतिरोध कर सके, क्योंकि चीन ने जो अपने आर्थिक व्यापारों का जाल फैलाया है उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन, उसके पक्ष में तराजू का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। वो अमेरिका हो या भारत हो या दक्षिण पूर्व एशिया के आसियान के 10 देश हों, जिनका सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार चीन है। और ऑस्ट्रेलिया ने भी जो कुछ करना था भर्त्सना कर ली, मगर चीन ने तत्काल उसके वहाँ से होने वाले आयातों पर रोक लगा दी और वहाँ जाने वाले अपने छात्रों पर रोक लगा दी और उस पर नस्लवादी भेदभाव का आरोप लगा दिया। तो ये समस्या यूरोप के देशों से लेकर अफ्रीका एशिया के सभी देशों की है कि भले ही जापान इस घड़ी भारत का समर्थन राजनयिक कर रहा है लद्दाख में चीन और भारत की मुठभेड़, सैनिक मुठभेड़ के बारे में, मगर ये सोचना बहुत नादानी है कि इतनी दूरी से कोई सार्थक सैनिक या सामरिक मदद जापान भारत की कर सकता है। भारत के पश्चिमी सरहद को पाकिस्तान के साथ अपनी मैत्री स्थापित कर चीन ने पुख्ता कर लिया है। दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिणी चीन सागर में अब वह अपना आक्रामक विस्तारवाद जारी रख सकता है। और आने वाले दिनों में सिर्फ एक सवाल बचा रहता है जिसे पूछा जाना और जिसका उत्तर देना ज़रूरी है, क्या हांगकांग की वित्तीय स्थिति खराब होगी? क्या इसका बुरा प्रभाव चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? चीन का अपने बाजार का आकार बहुत बड़ा है और यह सोचा जा सकता है कि कोरोना वायरस के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी आई थी उसका लाभ चीन ने बड़ी दूरदर्शिता से उठाया है, अपने को तैयार कर उन दिनों के लिए कि जब दुनिया के और देशों से उसका व्यापार इन दिनों नहीं हो रहा था, तो वो अजमा कर देख ले, प्रयोग कर देख ले कि हांगकांग को क्या अपने आंतरिक बाजार के लिए जो ज़रूरी सामग्री है उसका उत्पाद का केंद्र बनाया जा सकता है, या क्या अपने वित्तीय संसाधनों को, वित्तीय संस्थाओं को वहाँ ऐसे बिठाया जा सकता है कि जब संसार में कोविड का प्रकोप दूर हो तो फिर झकमार कर उन्हें हांगकांग के बंदरगाह का, हांगकांग की वित्तीय व्यवस्था का सहारा लेना पड़े। ये सोचना कठिन है कि जो स्थिति हांगकांग की है उसका विकल्प सिंगापुर कभी बन सकता है, बैंकॉक कभी बन सकता है, ये होना संभव नहीं है। और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जो प्रभुत्व चीन का है उसको देखते हुए अफ्रीका में जो उसने वन बेल्ट वन रोड का किया है, तो लगता यह है कि जो उदीयमान महाशक्ति के रूप में चीन है उसके आक्रामक तेवरों का सामना हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। यूरोप में पिछले सप्ताह 2 घटनाएं ऐसी हुई जिन्हें महत्वपूर्ण समझा जा सकता है और जिनका प्रभाव आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पड़ सकता है। मगर इन दोनों घटनाओं में एक भी घटना अप्रत्याशित नहीं थी। इनमें पहली घटना है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने प्रधानमंत्री से छुटकारा पा लिया। छुटकारा पा लिया के अलावा किसी शब्द का उपयोग ठीक नहीं लगता है। भले ही प्रधानमंत्री एडवार्ड फिलिपे ने इस्तीफा दिया, मगर जब से पिछले हफ्ते एक तमाचा प्रेसिडेंट मैक्रोन के चेहरे पर पड़ा था, जो वहाँ की पर्यावरण के संरक्षण करने वाली हरित पार्टियाँ थीं, जो वामपंथी पार्टियाँ थीं, जिन्होंने उन्हें जन निकायों के चुनाव में बड़ी करारी शिकस्त दी थी, और उनमें एडवार्ड फिलिपी एक ऐसे थे जो अपनी निर्वाचन क्षेत्र से निरापद बाहर सामने निकले थे। तो मुझे लगता है कि कई लोगों के मन में तब से ही सवाल उठने लगा था कि वो एक बार फिर अपनी छवि को सुधारने का प्रयत्न राष्ट्रपति मैक्रोन करेंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो अब तक लोकप्रिय नेता थे वो प्रधानमंत्री एडवार्ड फिलिप, उनसे
वो छुटकारा पा लें ताकि एक बार फिर लोगों का ध्यान उनकी ओर जाए। जब से राष्ट्रपति मैक्रोन ने सत्ता ग्रहण की है वो बार बार विवादों के घेरे में आते रहे हैं। पहले कभी उन्होंने अपने सुरक्षा के जो सेनाध्यक्ष थे उनको बर्खास्त किया ये दिखाने के लिए कि नागरिक सत्ता सर्वोपरि है। फिर उसके बाद जो नारंगी बनियाने वास्कटें पहने आंदोलनकारी आए थे उनका सख्ती से दमन किया। जो संगठित श्रमिक फ्रांस के हैं वो उनसे सुखी नहीं हैं और संतुष्ट नहीं हैं। और इसी प्रकार जो उन्होंने अपनी पार्टी को एक मध्यमार्गी पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश की थी उसमें वो बुरी तरह असफल रहे हैं। न तो वामपंथियों का समर्थन, समाजवादियों का समर्थन उन्हें प्राप्त हो सका है और न ही दक्षिणपंथी उन्हें अपना हितैषी मानते हैं। आम जनता की नज़र में वो अमीरों के राष्ट्रपति हैं, वो पूंजीपतियों की तरफ झुकने वाले राष्ट्रपति हैं और उनके तेवर कुछ उस तरह की तुनक मिजाज तानाशाही की हैं जो गणतांत्रिक फ्रांस के स्वभाव को बहुत अनुकूल अपने नहीं लगता है। अब तक लोकप्रियता जो थी, कार्यकुशलता जो थी उसका हिस्सा पड़ रहा था, खाते में जमा हो रही थी वो प्रधानमंत्री की। तो उन्हें लगता है कि जो अब राष्ट्रपति के चुनाव 20-21 महीनों में आने वाले हैं इसके पहले वो एक बार फिर सुर्खियों में खुद बने रहें और अपने कार्यकौशल का, अपने राजनयिक कौशल का परिचय फ्रांस को दें। अब सोचने लायक बात यह होगी कि क्या वो इसमें सफल होते हैं या नहीं होते हैं और किस हद तक वो यूरोपीय समुदाय की राजनीति में भूमिका निभा सकेंगे सार्थक, किस हद तक वो जो फ्रांस की जो हस्तक्षेप अफ्रीका में हो रहा है फ्रांसीसी लीजन के जरिए या अन्यत्र उसमें वो सार्थक भूमिका निभा सकेंगे, या चीन को लेकर या रूस को लेकर जो प्रतिक्रिया की आशा अपेक्षा पश्चिमी देश फ्रांस से और जर्मनी से कर रहे हैं उसमें वो कोई रचनात्मक भूमिका निभा सकेंगे। ये आने वाले दिनों में देखने लायक बात होगी। वो किस तरह आर्थिक मंदी का सामना करते हैं, किस तरह अपने आलोचकों का मुंह बंद करते हैं और किस तरह से फ्रांस की एक जो सत्ता या महिमा या प्रभामंडल है उसको बरकरार रखते हैं। ये झगड़ा शुरू हो रहा है अन्यत्र भी अफ्रीका में, जहाँ कैमरून में फ्रांसीसी बोलने वालों में और अंग्रेज़ी बोलने वालों के बीच में गृह युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। तो एक बहुत नाजुक संतुलन फ्रांसीसी राष्ट्रपति को बनाना होगा। दूसरी घटना जो थी वो थी ब्रेक्सिट वार्तालाप का असफल होना। किसी को ये आशा नहीं थी कि ये संवाद सफल होगा। कई दौर इस वार्ता के चल चुके हैं और जो बोरिस जॉनसन का रवैया है वो ये है कि वो एक जुआरी वाला रवैया है। वो सोचते ये हैं कि दिसंबर में अंतिम तिथि के आने के पहले झक मार कर यूरोपीय समुदाय उनको एक बेहतर शर्तों में उनके साथ समझौता करेगा, मगर यूरोपीय समुदाय का धैर्य उनसे चुक गया है। अंजेला मार्केल कह चुकी हैं यदि ब्रिटेन इसी मार्ग पर चलता रहा तो उसे कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि मछुआरों को लेकर संधि हो जाएगी, जो फ्रांसीसी कंपनियां यूरोपीय समुदाय की कंपनियां ब्रिटेन में उनके साथ कुछ रिश्तेदारी हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी ब्रिटेन न तो शेंगेन वीसा वाली व्यवस्था का हिस्सा था न यूरोजोन मुद्रा व्यवस्था का हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं जो विवाह विच्छेद है ये एक बहुत, इसके संबंध तो बहुत पहले से तनावपूर्ण चल रहे थे और ये रिश्ता मलिन पहले ही हो चुका था। मगर मुझे लगता है कि बोरिस जॉनसन की जो अपनी नीतियां अपने देश में हैं उनको लेकर जो संतोष है उससे यह संबंध विच्छेद होना यूरोपीय समुदाय के साथ ब्रिटेन को भारी पड़ सकता है। उन्होंने एक अनुभवी सिविल सर्वेंट को बर्खास्त कर उसकी जगह, उससे भी इस्तीफा उन्होंने दिया। बर्खास्त करने का मतलब यही है, अपने एक राजनीतिक सलाहकार को ये पद सौंपा है जो अनुभवहीन है, जिसमें सुरक्षा की जानकारियां भी उनके पास जाएंगी और उनके जो दूसरे भरोसेमंद सलाहकार थे उन्होंने कोविड के प्रतिबंधों का साफ साफ उल्लंघन किया और उसको उन्होंने मीडिया की सारी आलोचना को पचा दिया है। और इसी तरह से जो उन्होंने वहाँ कुछ आर्थिक व्यवस्था को पुनर्पटरी पर लाने के लिए धंधे खोले हैं उसको लेकर भी लोगों को आपत्तियां हैं कि उन्होंने पब खोल दिए, उन्होंने मैखाने खोल दिए मगर उपासना गृह नहीं खोले, उन्होंने स्कूल नहीं खोले, उनको लेकर निश्चय की स्थिति बनी हुई है, मगर उन्होंने नाइयों की दुकानें थी, स्पा थे, उनको नहीं खोला है। उन्होंने पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए यातायात के साधन खोल दिए हैं मगर पुर्तगाल जैसे देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पुर्तगाली सरकार ने उन पर यह आरोप लगाया है कि कोरोना संक्रमण से ग्रसित और मरने वालों की संख्या पुर्तगाल में ब्रिटेन की तुलना में कहीं कम है। तो कहीं ना कहीं ये जो असंतोष ब्रिटेन को लेकर यूरोपीय देशों में है वो मुखर होता रहेगा आने वाले दिनों में, और जो असंतोष ब्रिटेन की जनता को अपने प्रधानमंत्री से है वो भी कहीं ना कहीं मुखर होगा। वो एक जुमला कसते हैं, चुटीला मजाक करते हैं, टेलीविज़न की जो शैली है संवाद की उसमें मुझे लगता है कि उन्हें वो चुटकियों में किसी राजनीतिक समस्या का समाधान तलाश कर लेंगे। ये शायद आने वाले दिनों में उनके लिए कठिन साबित होगा।
दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो भारत के राष्ट्रीय हित के संदर्भ में महत्वपूर्ण समझी जा सकती हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसी थीं जिन्हें हम अप्रत्याशित ही कह सकते हैं। इनमें जो सबसे पहली अप्रत्याशित घटना थी वो नेपाल से जुड़ी है। वो नेपाल भारत सीमा विवाद से जुड़ी नहीं है, जो लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी की बात हम लोग करते आए हैं। ये इस बार जो संकट है वो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी की अपनी कुर्सी का संकट है। उन्होंने कुछ समय पहले ये आरोप लगाया था कि उनकी बर्खास्तगी की तैयारी कुछ विरोधी तत्व कर रहे हैं। उन्होंने इशारा किया था बिना भारत का नाम लिए कि ऐसी साजिश विदेश में भी हो रही है। इसके विरुद्ध उनके जो आलोचक उन्हीं की पार्टी में हैं, उन्होंने बगावत का एजेंडा बुलंद कर लिया है। प्रचंड ने साफ साफ ये कहा है, जो बड़े लंबे समय से उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, कि या तो आप अपने आरोपों को प्रमाणित करें, यदि प्रमाणित नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि आपने इस नाजुक घड़ी में जब राष्ट्र जूझ रहा है आर्थिक समस्याओं से, कोरोना महामारी के प्रकोप से, और आप उनका सामना करने में असमर्थ रहे हैं। आपने जो एक स्वाभाविक तटस्थ नीति नेपाल की रही थी दो बड़े पड़ोसी देशों के प्रति, उसको नष्ट किया है। आपका झुकाव चीन की तरफ अनावश्यक रूप से है। और क्यों आप इसका समाधान संवाद से नहीं करते? क्यों आपके तेवर तानाशाही के हैं? क्यों आप अन्य लोगों से अपनी पार्टी में मशवरा नहीं लेते हैं? अब यहाँ रोचक बात यह है कि जो केंद्रीय समिति है समाजवादी पार्टी नेपाल की, उसके 45 सदस्यों में से 30 ने प्रचंड का साथ दिया है और 15 भी शायद बमुश्किल गिनती के ओली जी के साथ हैं। ओली जी ने संवाद का कोई प्रयत्न नहीं किया है। कभी वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं एक चेकअप के लिए, कभी अपने घर में एकांतवास करने लगते हैं, कभी वो नेपाली राष्ट्रपति से मिलते हैं, कभी वो अनुपस्थित रहते हैं। और उन्होंने नेपाली संसद को अनियत काल के लिए मुअत्तल स्थगित भी कर दिया, जिसे प्रोरोग करना कहते हैं। अब स्थिति ये है कि पहले तय ये था कि वो प्रधानमंत्री रहें या न रहें, इसका फैसला आज होने वाला था। अब इस बात को अगले सप्ताह एक मीटिंग तक टाल दिया गया है। मगर जो बात सुनिश्चित है वह यह है कि प्रचंड का और उनके समर्थकों का दबाव ओली साहब पर यह है कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का निर्वहन होना चाहिए। वो या तो पार्टी के अध्यक्ष रहें या प्रधानमंत्री रहें, और प्रधानमंत्री रहना उनका अब काफ़ी कठिन लगता है। इसमें भारत की दिलचस्पी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये नेपाल का आंतरिक मामला है। नेपाली जिसे चाहे अपना प्रधानमंत्री चुने, जिस पार्टी को चाहे बहुमत प्रदान करें, जिसको चाहे उसको सत्ताच्युत करें। मगर हमारे लिए यह सोचकर खुश होने का कोई कारण नहीं है कि ओली के बाद जो व्यक्ति आएगा वो निश्चित रूप से भारत के प्रति सार्वजनिक रूप से सहानुभूति का प्रदर्शन कर सकता है या हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रति अधिक संवेदनशील रह सकता है। क्योंकि जो भी उनका उत्तराधिकारी होगा उसकी समस्या ये बनी रहेगी कि जिस तरह का उग्र राष्ट्रवाद का स्वर मुखर कर चुके हैं ओली साहब, कि हर नेपाली नेता की समस्या ये रहेगी कि वह अपने को भारत का एजेंट बदनाम किए जाने से बचे, वो एक बड़ी तनी रस्सी पर बड़ी मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रख सके। जो कुछ घटनाक्रम इन दोनों का चिंताजनक है वो यह है कि नेपाल स्थित चीन के राजदूत ने वहाँ के राष्ट्रपति से भेंट की, और इस संकट काल में उसने भेंट क्योंकि आमतौर पर वो भेंट प्रधानमंत्री से करता, विदेश मंत्री से करता, विदेश सचिव से करता। अपने दस्तावेज देने के बाद जब वो अपना पदभार ग्रहण करता है, राष्ट्रपति से मिलने का उसका कोई प्रयोजन होता नहीं है सार्वजनिक मौकों को छोड़कर। तो कई लोगों को ये भी लग रहा है कि इस वक्त चीन अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और वसूल करना चाहता है कीमत, क्योंकि वो जानता है कि ओली साहब इस वक्त अब भारत की तरफ नहीं जा सकते हैं। और ये समाचार भी पढ़ने सुनने को मिला था कि चीन ने नेपाल की उत्तरी सीमा पर अपने दावे कुछ 12 गांवों पर पेश किए हैं जहां कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, और शायद वो इस समय का लाभ उठाकर नेपाल से कुछ वो भूमि भी अपने कब्जे में करना चाहता है जो उसे अपने लिए सामरिक महत्व की लगती है और जिसके आधार पर वो भारत पर दबाव डाल सकता है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखने की है। इसके अलावा जो एक दूसरा पड़ोसी है जिसकी सीमा भी जुड़ती है चीन के साथ, यानी म्यांमार, वहाँ भी कुछ असंतोष के दर्शन चीन के प्रति देखने को मिले हैं जो बड़े विचित्र हैं। कि आमतौर पर हम ये मानते थे कि चीन ने अपनी सीमा समस्या का समाधान सबसे पहले बर्मा के साथ किया था, और बर्मा की जो सरकार है, जो सैनिक सरकार है, वो चीन को नाखुश करने का खतरा बर्दाश्त नहीं करती है। मगर जिस समाचार ने हमारा ध्यान खींचा वह यह थी कि उत्तरी बर्मा में एक जेड की एक बहुमूल्य रत्न की खान पर एक दुर्घटना हुई, जहाँ मलबा सरक कर आया और लगभग 250 लोग उसके नीचे दबकर मर गए, शायद कुछ और बसे हैं।
ऐसी एक दुर्घटना कुछ वर्ष पहले भी हुई थी और लोग ये आरोप लगाते हैं कि गैर कानूनी तौर से यह खदान चलाई जा रही थी। यदि कानूनी भी थी तो वह सुरक्षा प्रावधान नहीं किए गए थे। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि यहाँ से जिस खनिज की जेडाइट की खुदाई होती है उसकी तस्करी उत्तरी सीमा पर चीन को होती है। चीन में जेड एक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है और चीनी जो अधिकारी हैं, जो सीमा अधिकारी हैं, वो अपनी आंखें मूंदे रखते हैं इस तस्करी के प्रति। ये वो इलाका है उत्तरी म्यांमार का जो चीन की दक्षिणी छोर से मिलता है, जहाँ शान स्टेट एक ज़माने में थी। करिन बागी यहाँ काम करते हैं, चिन बागी काम करते हैं, शान बागी काम करते रहे हैं, पहले रंगून के। और अब आज की नई राजधानी की सरकार ये प्रयास करती रही है कि जियो और जीने दो की नीति का अनुसरण इन बागियों के साथ किया जाए। मगर इस बार जो पहली बार एक चेतावनी सामने आई है जो भारत को सतर्क करने वाली है कि म्यांमार की सेना ने पहली बार यह आरोप लगाया है कि इन बागियों के पास जो हथियार मिले हैं वो चीन में निर्मित हैं। और उन्होंने बिना चीन का नाम लिए कहा है कि कोई शायद बाहरी शक्ति हमें अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, हमारी एकता अखंडता के संकट को विकराल बना रही है। और उन्होंने इसी में शामिल किया राखीन प्रदेश के रोहिंग्याओं को भी, जिनके बारे में अब तक कहा जाता था कि उनको हथियार देने वाले कट्टरपंथी इस्लामी देश हैं, मगर उनके पास जो हथियार मिले हैं वो भी चीन में निर्मित हैं। तो कुल मिलाकर चीन के साथ जो एक तरह का तनाव रहित कमोबेश रिश्ता आज तक चल रहा था, उसका सामना अब ऑंग सान सू की को करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में चुनाव के पहले जो नागरिक सरकार की अध्यक्ष वो हैं, भले सर्वशक्तिमान नहीं है, सेना पर्दे के पीछे से काम करती है, पर इस बार सेना की कुछ नाराज़ी नाखुशी चीन के प्रति देखने को मिल रही है। चलते चलते एक और जिक्र दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप का करना ज़रूरी है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर एक हमला बलोची आतंकवादियों ने किया, जिसमें 6-7 जानें गई और सीधे सीधे पाकिस्तान ने इसका दोषारोपण एक पड़ोसी देश की ओर किया। मगर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, वर्चस्व राजनीति में और सेना में पंजाबियों और पठानों का रहा है। जो अल्पसंख्यक सिंधी हैं, बलोच हैं, उत्तर पूर्वी सीमांत पर रहने वाले लोग हैं, पख्तून हैं, उनका लेना देना पाकिस्तान की राजनीति और प्रशासन में बहुत कम रहा है। वो स्वयं दर्जे के नागरिक समझे जाते रहे हैं। जहाँ तक बलूच हैं, जो बलूच नवाब बुगाती जैसे लोग थे, उनकी हत्या पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान के पहले प्रशासकों ने भी वायुसेना का प्रयोग बलूचों के खिलाफ किया है, सेना का प्रयोग उनके खिलाफ किया है। तो जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी वो भारत के सर पर नहीं डाल सकते हैं। पाकिस्तानी नेता इमरान खान ने ये बात स्पष्ट की कि वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। विडंबना यह है कि जब वह खुद विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने इस गलियारे की आलोचना की थी कि ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें भ्रष्टाचार होता है और इसका कोई लाभ पाकिस्तान को होने वाला नहीं है, इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। और चूंकि ये जो पथ था, ये गलियारा गुजरता है बलूचिस्तान से, जहाँ बगावत पाकिस्तान के खिलाफ बड़े अरसे से चली आ रही है, जिनके दमन शमन के लिए पाकिस्तान ने सेना का प्रयोग, वायुसेना का प्रयोग पहले भी किया है। मगर चीन की नज़र में ग्वादर का बंदरगाह जो बलूच प्रदेश में पड़ता है इतना संवेदनशील और सामरिक महत्व का है कि उसमें कोई कोर कसर वो छोड़ने वाले नहीं है। अब दिक्कत भारत के साथ ये है कि जब तक भारत के संबंध ईरान के साथ अपेक्षाकृत कहीं अधिक मधुर थे, आज वो अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के परामर्श में हमारे और ईरान के बीच की दूरी बढ़ गई है। तो ईरान में जिस चाबहार बंदरगाह का पुनर्निर्माण और विस्तार हो रहा था, उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये चाबहार का बंदरगाह ग्वादर के बंदरगाह को संतुलित करता था, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। लेकिन आज अमेरिकी दबाव में, अमेरिकी परामर्श में, अमेरिकी सलाह के कारण भारत ईरान से अपनी दूरी बढ़ाता जा रहा है। एक ज़माना था जब ईरान में जिस चाबहार बंदरगाह का निर्माण हो रहा था वो एक संतुलित करने वाला बंदरगाह होता ग्वादर के बंदरगाह को, किंतु ईरान के साथ आज भारत ने तेल वहाँ से ख़रीदना लगभग बंद कर दिया है। मतदान ईरान के विपक्ष में कभी अनुपस्थित रहकर, कभी विपक्ष में स्पष्ट मतदान देकर ईरान के साथ अपनी दूरी बढ़ाई है। और ईरान के साथ जो हमारे पारंपरिक सांस्कृतिक संबंध थे उनको भी आज हम कोई विशेष महत्व नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर भारत के सामरिक आर्थिक हितों का जो सन्निपात ईरान के साथ मध्य एशिया में और इस क्षेत्र में हो रहा था, खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में, वो सुविधा आज भारत को नहीं रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान बुरी तरह निर्भर है चीन पर, और चीन की जो संवेदनशीलता सामरिक हितों की है, आर्थिक हितों की है, उसकी अवहेलना पाकिस्तान नहीं कर सकता है। तो संकट ये पैदा होता है कि भारत के पश्चिमी सीमांत पर यदि कोई हलचल होती है और पाकिस्तान यदि फंसता है बलूचिस्तान में बलूची बागियों के कारण, तो
भले ही उसके लिए या चीन के लिए ये चिंगूटी से ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय नहीं होगा, मगर अपने देशवासियों का ध्यान वहाँ से हटाने के लिए भारत में कुछ करने का दुस्साहस पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना या इमरान खान भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात भारत को सतर्क करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए कि जो ईरान एक बड़ी शक्ति है, तेल उत्पादक देश है, एक शिया देश है, उसका एक बैर चल रहा था निरंतर पाकिस्तान के साथ, मगर एक और भी विडंबना है कि ईरान और चीन के संबंधों में कोई खास खटास नहीं आई है पाकिस्तान के साथ चीन के संबंधों में सुधार के कारण, और कहीं न कहीं एक हितों का सन्निपात अमेरिका के विरुद्ध चीन और ईरान दोनों के बीच है, जिसके प्रति भी भारत को सतर्क रहना होगा। पिछले सप्ताह ईरान से आने वाले 2 समाचारों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का विश्लेषण करने वालों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। ईरान के नेतृत्व ने एक शिकायत दर्ज कराई इंटरपोल में कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जनरल सुलेमानी की हत्या में साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। अब यह सारी बात दुनिया जानती है कि इंटरपोल कभी भी किसी राजनीतिक आधार पर जो शिकायत की गई हो उस पर आचरण नहीं करता है, और ये कल्पना करना बड़ा कठिन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का कोई रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल जारी करेगा। तो फिर सोचने की बात यह है कि ईरान आखिर ये कर ही क्यों रहा है। जिस समय जनरल सुलेमानी की हत्या हुई थी उस समय जो ईरान की प्रतिक्रिया थी वो काफ़ी संयत रही थी। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि नागरिक जाने उनके बदले वाले हमले में कहीं न जाएं। उन्होंने ऐसे किसी सैनिक ठिकाने पर भी हमला नहीं किया था जिसे अपने बहुत सामरिक महत्व का अमेरिकी समझते हों। तो फिर आज 5-6 महीने बाद क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, उसका कारण तर्कसंगत है। ईरान के अनेक ऐसे शीर्षस्थ नेता हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर रोक लगाई है, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। तो शायद इस शिकायत के आधार पर इस पर भले ही कोई अमल इंटरपोल करे या न करे, ईरान को एक ये ज़मीन तैयार करने का मौका मिलता है कि चूँकि अमेरिका का राष्ट्रपति एक अपराधी है, एक गंभीर साजिश में उसका नाम कम से कम ईरान की सरकार मानती है, जो अमेरिका के जो थोड़े निचले स्तर के राजनयिक अधिकारी व्यापारी हैं उनके आने जाने पर एक प्रतिबंध या निषेध लगाने की कोशिश ईरान या उसके मित्र देश कर सकें। जो एक दूसरी घटना ईरान से सुनने को मिली वो फिर चिंताजनक थी कि एक और विस्फोट वहाँ हुआ, और ये विस्फोट भी ईरान की राजधानी तेहरान के नज़दीक एक ऐसे स्थान पर हुआ जिसके बारे में ये अटकल लगाई जाती है कि वह जुड़ा हुआ था, अभिन्न भाग था उस परमाणविक कार्यक्रम का जहाँ परमाणविक अस्त्र बनाने के काम में आज भी ईरान की सरकार जुटी हुई है। ईरान की सरकार ने बारंबार ये बात दोहराई है कि यदि ओबामा ने जो समझौता परमाणविक ऊर्जा के बारे में ईरान से किया था, यदि उस पर अमल करने को राजी हो जाए अमेरिका, फिर से ट्रंप ने उसमें गतिरोध डाला था, तो ईरान यह आश्वस्त करता है कि वह फिर परमाणविक अस्त्रों का निर्माण नहीं करेगा और परमाणविक ऊर्जा का सिर्फ शांतिपूर्ण उपयोग ही करेगा। किंतु जब तक ऐसा नहीं होता है और ईरान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध निषेध लगाए रहते हैं तो ईरान अपनी संप्रभुता का प्रदर्शन करेगा और अपनी एकता अखंडता की रक्षा के लिए परमाणविक अस्त्रों के आविष्कार से परिष्कार से कोई हिचकिचाहट नहीं दर्शाएगा। अतीत में भी अनेक बार ऐसा हुआ है कि जो इस तरह के ठिकाने हैं संवेदनशील परमाणविक कार्यक्रमों से जुड़े, उन पर हमले हुए हैं, उन पर भीतरघात हुआ है, वो उनके भीतर सेंधमारी की गई है, वो देश के भीतर रहने वाले विश्वासघातियों के द्वारा की गई हो या विदेशी खुफिया एजेंसियों के एजेंटों के द्वारा की गई हो। कई बार इसराइल ने इस तरह की हरकतें की हैं, कई बार जो शिखर के परमाणु वैज्ञानिक ईरान के हैं उनकी हत्या रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है, दुर्घटनाओं में उन्होंने जान गंवाई है। तो ये कह सकना कठिन है। तो फिर आज अभी इस घड़ी ईरान ने किसी देश का नाम नहीं लिया है। शायद उसका एक बड़ा कारण यह है कि ईरान की सरकार यह स्वीकार नहीं करना चाहती है कि वह अक्षम है इन अति संवेदनशील ठिकानों की हिफाजत और रक्षा करने में, और वहाँ अगर यदि दुर्घटना भी होती है तो ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए बहुत सतर्क रहने की जो व्यवस्था होती है वो क्यों नहीं की गई थी। कुल मिलाकर इससे ये सोचना कठिन है कि इस तरह की रुकावट से, जिस तरह की बाधा ईरान अतीत में भी झेल चुका है, ईरान के मनोबल पर कोई प्रभाव पड़ेगा या ईरान की वो जो जुझारू तेवर हैं अमेरिका के प्रति या मध्य एशिया में, उनमें ज़रा भी कमी कहीं आएगी। उत्तरी अफ्रीका में
जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, उस इलाके में तनाव बरकरार है। पिछले सप्ताह यह तनाव था नील नदी पर उस बड़े बात को लेकर जिसको लेकर सूडान, इथियोपिया और मिस्र के बीच में टकराव चल रहा है। मगर इस बार जो वहाँ घटना हुई वो थोड़ी अप्रत्याशित थी। वहाँ एक बड़े लोकप्रिय ओरोमो जनजाति के गायक थे हुंदीस, और उन हुंदीस की हत्या एडिस अबाबा में कर दी गई। और ये जो गायक थे वह न केवल सिर्फ लोकप्रिय गायक थे, मगर आज से 2 वर्ष पहले जो सत्ता परिवर्तन जनतांत्रिक आंदोलन के बाद इथियोपिया में हुआ, उसके एक तरह से संगीत की धारा देने वाले क्रांतिकारी जननायक भी थे। और जो आज इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं एली अहमद, उस वक्त तक उनके संबंध उनके साथ बहुत मधुर थे। और जब सत्ता ग्रहण करने के बाद अली अहमद का आचरण खुद कुछ तुनुक मजाज जनतांत्रिक होता गया, तो एक शायद दरार उनके बीच में और उनके पुराने साथी के बीच में पड़ गई। मगर जब इस लगभग नौजवान गायक की हत्या हुई तो काफ़ी हिंसक उपद्रव राजधानी में भड़क उठे। और जब इनकी अंत्येष्टि इनको दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था, उस समय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। और उसमें लगभग सिर्फ गोली में नहीं, भगदड़ में, गोली में और हिंसा में 80 जानें चली गईं। तो उसके बाद स्थिति ये हुई कि प्रधानमंत्री को आकर अपने देशवासियों को संबोधित करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि जानबूझकर कुछ हमारे बैरी ऐसे तत्व हैं। उन्होंने किसी पड़ोसी देश का, सूडान का, मिस्र का नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा कि हमारे संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं कुछ देशों के साथ, और शायद ये कुछ विदेशियों की साजिश है कि इथियोपिया को इस समय अस्थिर किया जाए और उसका ध्यान बटाया जाए किसी और संकट से, इसका सामना करने की तैयारी सरकार कर रही थी। अब ये जो ओरोमा जनजाति है, ये वहाँ अब तक उसकी शिकायत ये रही है कि वो काफ़ी बड़ी संख्या में, उसका प्रतिनिधित्व तो आबादी में होता है, किंतु जनतांत्रिक राजनीति में उनकी हिस्सेदारी नहीं रही है। और इसी मुद्दे को लेकर अली अहमद ने पूर्व राष्ट्रपति को विस्थापित किया था और वहाँ अपना शासन जनतांत्रिक तरीके से शुरू किया था। तो ये समस्या एक बार जनतांत्रिक राजनीतिक परिवर्तन होने के बाद चेहरा बदलने की नेता का और ये जनजातीय आक्रोश बचा रहने की, शायद अफ्रीका की जो पुरानी महामारी है कोरोना से पुरानी, वो बहुत निकट भविष्य में उसका उपचार होने वाला है नहीं। और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तब तक पिछले हफ्ते तक यह अटकलबाजी तेज थी कि मिस्र और सूडान के साथ राजनयिक संवाद के बाद और हस्तक्षेप के संयुक्त राष्ट्र के शायद बांध वाले मसले पर कुछ प्रगति आगे हो सकेगी, वह खटाई में पड़ गई लगती है। हाल में जब भी हमने पर्यावरण का चर्चा किया है तो हमारा ध्यान केंद्रित रहा है धरती के तपने पर, मौसम के बदलाव पर, इसके हमारे मानव जीवन पर प्रभाव पर, कैसे उत्तरी ध्रुव में या दक्षिणी ध्रुव में बर्फ़ पिघल रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, मौसम कितनी तेज़ी से बदल रहा है, जंगलों में आग वर्षा, वनों में क्यों अनियंत्रित लग रही है, सुनामी कैसे उठती है, बाढ़ कैसे अचानक आती है, रोगों को फैलाने वाले विषाणु क्या इससे प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं, सूखा अपनी चपेट में कितने लोगों को लेता है, उसका क्या प्रभाव कुपोषण पर या राजनीतिक अस्थिरता पर पड़ने वाला है भविष्य में। हम इन सब बातों का चर्चा करते हैं और कुछ ऐसे मुद्दों को भूल जाते हैं जिनको याद रखना शायद हमें ज़रूरी है। तो पिछले सप्ताह 2 समाचार ऐसे पढ़ने सुनने को मिले जो हमें फिर से ले जाते हैं उन मुद्दों की ओर जिन्हें हम लगभग भूल सा गए थे। ब्रिटेन की एक अदालत ने ग्रीन पीस नामक एक पर्यावरण की रक्षा करने वाली संस्था है, उस पर 80,000 पाउंड का जुर्माना ठोक दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने शेल कंपनी के एक जो ऑयल रिग था समुद्र पर, उस पर जाकर कब्जा करने की कोशिश की थी। ग्रीन पीस की जो रणनीति है वो अक्सर यह है कि वो सुर्खियों में आते रहते हैं, लोगों का ध्यान दिलाते हैं इस तरह के पर्यावरण का विनाश करने वाली कंपनियों की नाजायज़ हरकतों की ओर। वो कहते हैं कि उनका सारा आंदोलन सिविल नाफरमानी का होता है, अहिंसक होता है, शांतिपूर्ण होता है, मगर उनके तेवर और मुद्राएं कई बार ऐसे होते हैं जो आक्रामक नजर आते हैं। फ्रांस ने एक बार उन पर समुद्री तस्करी का आरोप लगाया था, उनके स्वयंसेवकों को रोकने की कोशिश की थी, इसमें गोलीबारी फ्रांसीसी नौसेना ने की थी, जिसमें एक पत्रकार की जान भी गई थी, मगर पीछे हटने को ग्रीन पीस तैयार नहीं है। ग्रीन पीस का तर्क यह है कि वो जनहित में यह कर रही है, वो मानव जाति के कल्याण के लिए कर रही है, वो आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षित निरापद भविष्य के लिए कर रही है, वो पर्यावरण को बचाने के लिए कर रही है। तो ये सारे सार्वभौमिक ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित के हैं और वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रही है, और उसका जो आंदोलन है वो आमतौर पर शांतिपूर्ण ही रहता है और जब तक उसको भड़काकर आत्मरक्षा के लिए विवश न किया जाए। मगर इस तर्क को स्वीकार ब्रिटेन की अदालत ने नहीं किया है, बल्कि माननीय न्यायाधीश ने यह भी कहा कि
उनका तो अधिकार यह भी था कि वो ग्रीन पीस का जो निदेशक है ब्रिटेन में, उसको 2 साल के लिए जेल भेज सकते थे। उन्होंने कुछ उदार लचीला रुख ही अपनाया है, मगर इससे ऐसा नहीं लगता है कि रवैये में कोई परिवर्तन या ग्रीन पीस के आएगा या ब्रिटेन के अदालतों के आएगा। कहीं ना कहीं हमको ये सोचने की शायद ज़रूरत है कि जहाँ तक सरकारें हैं, वो ब्रिटेन की हो, अमेरिका की हो, कनाडा की हो, कहीं और हो, उनका जो फैसला होता है वो उन कंपनियों के पक्ष में होता है जो उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन निरापद या खतरनाक तरीके से कर रहे हैं जिनके साथ जुड़ी है किसी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी सामरिक सुरक्षा। जो दूसरा फैसला था वो कम रोचक नहीं था, वो कचरे के निपटान वाला था। ब्रिटेन की एक कंपनी बिफ बड़े पैमाने पर अरबों डॉलर का व्यापार कर रही थी चीन के साथ। अभी विडंबना यह है कि चीन कोई ऐसा गरीब देश नहीं जो किसी संपन्न देश का जहरीला कचरा अपने यहाँ स्वीकार कर रहा हो गाड़ने के लिए, दफनाने के लिए। पर कल ये खुदी कि कई अरब डॉलर का जो व्यापार था वो कुछ बेईमानी से चल रहा था। जो कागजी रद्दी के नाम पर, गत्ते की रद्दी के नाम पर कई अरब डॉलर की सामग्री भेजी जा रही थी ब्रिटेन से चीन को एक निजी कंपनी द्वारा, जिसको वहाँ आयात कर रही थी कुछ ऐसी कंपनियां जो सरकारी नियंत्रण में ही कही जा सकती हैं, मगर उनको वो दोबारा रिसाइकल कर रहे थे। और उसमें ये था कि कागजी कचरे के नाम पर जो मलबा वहाँ भेजा जा रहा था उसमें सैनिटरी पैड्स थे, उसमें मनुष्य की विष्ठा को सील पैक करके रखा गया था। कुछ ऐसा जहरीला कचरा मलबा था जिसके बारे में भरोसा नहीं किया जा सकता कि रिसाइकल करने के बाद उसका क्या रूप है, हम उसका क्या प्रयोग कर रहे हैं। तो चीन स्वयं उसका प्रयोग कर रहा हो या न कर रहा हो, मगर चीन उसको रिसाइकल करने के बाद बाकी दुनिया के देशों को, संपन्न देशों को भी भेज रहा था। और जब से कोरोना विषाणु फैला है, लोगों के मन में यह चिंता है कि चीन कितना गैर जिम्मेदार है इस उत्तरदायित्व के प्रति कि वह किस चीज़ का निर्यात कर रहा है, वो कितना जोखिम संसार के लिए पैदा कर रहे हैं। तो शायद एक आशा की किरण इस मुकदमे में यह है कि आज कोविड के बहाने ही सही, चीन के प्रति शंका के बहाने ही सही, हम लोग ये सोचना शुरू करेंगे, दुनिया के छोटे बड़े देश, कि किस तरह हम अपने कचरे का, जहरीले कचरे का निपटान करते हैं। और जब निपटान अपनी समझ में निरापद कर लेते हैं तो वो जब लौट कर कहीं और से आता है रिसाइकल होकर, तो उसमें कितना खतरा, जोखिम हमारे लिए रहता है। इस बार के लिए इतना ही, मगर हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम हर बार इसको निखारने की कोशिश करें, इस सर्वेक्षण को। आप लोग हमें अपने सुझाव भेजें, जो सुझाव हम तक आए हैं उनको हम यथाशीघ्र लागू करने की कोशिश करेंगे। अनेक दर्शकों श्रोताओं ने नोट्स की मांग की है, हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि नक्शे और चित्र भी होने चाहिए, तो हम एक पॉडकास्ट भी इसके साथ जोड़ रहे हैं, इस साप्ताहिक सर्वेक्षण के साथ, जिसमें आप ऑडियो सुन सकते हैं, जिसमें नक्शे भी होंगे, कुछ चित्र भी होंगे और नोट्स के साथ साथ कुछ मुख्य बिंदु बहस के हम आपको सुझाने की कोशिश करेंगे। आपके सुझाव हमें मिलते रहेंगे तो हम निरंतर इस परिस्थिति को निखारने की, सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारी चेष्टा ये भी रहती है कि हर बार हम थोड़ा पुनरावलोकन पिछले हफ्ते के सर्वेक्षण का कर लें, ताकि एक निरंतरता बनी रहे इस संवाद में। और यदि आपसे या हमसे कहीं कुछ छूट गया हो तो उसकी पृष्ठभूमि अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगली बार मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।